सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस बार का रिजल्ट पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छा रहा है। वहीं उन्नाव की छात्रा श्रुति शुक्ला ने जिले में टॉप किया है। केंद्रीय विद्यालय की छात्रा श्रुति शुक्ला ने 97.2% अंक लाकर जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले छात्र अर्पित वाजपेयी ने 96.8% अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि 95% अंक के साथ न्यू एरा पब्लिक स्कूल की निकिता मिश्रा और जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा शिवांगी दीक्षित ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। छात्र छात्राओं की सफलता पर उनके परिवार में खुशी का माहौल है। जिले में पहला स्थान हासिल करने वाली श्रुति शुक्ला IAS अफसर बनना चाहती हैं। वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवीन सर। मैं फैनेक्स एकेडमी में मैथ और फिज़िक्स की फैकल्टी हूँ, जो कि इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। जो बच्चे फाउंडेशन की प्रिपरेशन करते हैं उनकी क्लासेस भी मैं लेता हूँ। आज हम लोग फैनेक्स एकेडमी में 12th का CBSE रिज़ल्ट निकला हुआ है और हम लोग आज उसी पर परिचर्चा करेंगे। आज CBSE 2020 ने अपने 12th क्लास का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है। बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट रहा है। इस बार भी पूरे देश में लड़कियों ने बाजी मारी। आज हम बैठे हुए हैं फैनेक्स एकेडमी में। हमारे यहाँ के जो कुछ छात्र हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने, बड़े गौरव की बात है कि फैनेक्स एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स ने अपने ज़िले में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने बेहतरीन, है ना, परिचय दिया है अपनी सफलता का। कहा भी गया है कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जिसका सबूत है हमारे साथ बैठे हुए कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन ट्रेमेंडस रिजल्ट दिया हुआ है, जिससे कि हमारी फैनेक्स एकेडमी बहुत ही ग्लोरीफाइड हुई है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारी लेफ़्ट साइड में बैठी हुई हैं श्रुति शुक्ला जी, जिन्होंने ज़िले में पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है। इन्होंने बोर्ड में 97.2% प्राप्त किया हुआ है। कैसा लग रहा है बेटा आपको? सर बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। स्पेशली मेरे पेरेंट्स को भी प्राउड है और वो प्राउड है इसलिए मुझे प्राउड है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल बहुत खुशी होती है। और कहते भी हैं कि उस पथ की पथिक परीक्षा क्या जिसमें बिखरे सूल ना हो, और वो नाविक धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारी बेटियों ने जो परचम लहराया है वो काबिले तारीफ है। और मिलते हैं हमारे फैनेक्स एकेडमी के दूसरे बच्चे से जिन्होंने ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और ये बहुत गौरव की बात है हमारे लिए कि ज़िले में पहला और दूसरा स्थान हमारी एकेडमी फैनेक्स एकेडमी ने सिक्योर किया हुआ है। चलिए बात करते हैं अर्पित वाजपेयी जी से, जिन्होंने 96.8% मार्क गेन किए हैं। कैसा लग रहा है बेटा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और यही कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसे ही करते रहें और अपने पेरेंट्स टीचर्स की वजह से आए, इस वजह से उनके लिए भी थैंक यू बोलना चाहेंगे, जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया और जिनकी वजह से आज हम इतना हाईलाइट हुए या आपके सामने ये रिजल्ट रख पाएँ। हमें बड़ी खुशी है और थोड़ा सा दुख भी इस बात का है कि कोविड-19 ने हमारे बच्चों के कदमों को रोका, वरना शायद यहाँ जश्न का माहौल होता और बहुत बड़ा क्राउड होता। हमारे बहुत सारे बच्चों ने ज़िले में बहुत बेहतरीन स्थान प्राप्त किए हुए हैं। अच्छा, हम जानने की कोशिश करते हैं कि श्रुति ने जो ये परसेंटेज गेन किया है उसके पीछे किसका हाथ है बेटा? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, उसके बाद एकेडमी के टीचर्स ने पूरा एक तरह से कांस्टेंट सपोर्ट किया। पूरी गाइडलाइन उन्होंने दी कि किस तरह से पढ़ना है। थ्रू आउट द ईयर उन्होंने हमारी पूरी हेल्प की और मुझे बहुत इस बात का बहुत खुशी है कि एकेडमी ने अपना सब कुछ दिया हमें इस स्टेज पर पहुंचाने के लिए, और उसके लिए एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हम इस बात को बड़ी खुशी होती बेटा जब हमारे इस एकेडमी के प्रयास सार्थक रंग लाते हैं। और अच्छा, आप ये बताना पसंद करेंगे कि आखिर इस एकेडमी ने आपको आपकी सफलता में किस तरह कंट्रीब्यूट किया? यस सर, एकेडमी मतलब एक तरह से वीकली एग्ज़ाम्स लेती है
वीक के एंड में सैटरडे और संडे, अगर हम संडे को कोचिंग नहीं भी आ रहे हैं तो भी एकेडमी हमें व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जिस तरह से भी हमारे तक क्वेश्चंस को पहुंचा सकती है सॉल्व करें हम, ताकि उनके आंसर्स हम वापस करें, ये किया। और कांस्टेंट सपोर्ट एक तरह से किया। अगर कभी भी चाहे हम रात में भी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं या दिन में किसी भी टाइम पूछते हैं तो उसका आंसर हमें हमेशा मिलता है। ये नहीं कि कभी टीचर से मना किया हो, एक तरह से वो पूरी तरह हमारे साथ थे कि हमें उनका मतलब पूरा सहयोग था हमारे साथ कि हम कुछ भी करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, और उसकी बहुत खुशी भी हुई हम सबको। अच्छा बेटा, अच्छा ये बताइए कि आपने इस सफलता को पाने के लिए किस तरीके से मेहनत की, ताकि जो अपकमिंग स्टूडेंट हैं, जो हमारे यहाँ के अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं या जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम को फेस करने जा रहे हैं, उनके बारे में आप किस तरीके का मैसेज देना पसंद करेंगे? सर, मैंने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया पढ़ने के लिए। मेरा कोई एग्जैक्ट टाइम टेबल नहीं है कि मुझे 4 से 5 बजे तक पढ़ना ही है, ऐसा नहीं है। मेरा जब भी मन करता है, मुझे जब मन करता है पढ़ने का, मैं तब पढ़ती हूँ, चाहे वो रात हो या दिन। जब स्कूल होता है तो स्कूल टाइम में, उसके बाद फिर एकेडमी में पढ़ना। और मैंने सबसे पहले तो शॉर्ट्स नोट्स बनाए, जितने भी शॉर्ट नोट्स मैं बना सकती हूँ मैंने बनाए, और पूरी वैसे उसी तरह से आंसर लिखे। मैंने पॉइंट वाइज ही आंसर दिए, ये पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ पॉइंट टू द पॉइंट आंसर, और उसी का रिजल्ट ये है। चलिए हम बात करते हैं अर्पित वाजपेयी जी से, जिन्होंने सेकेंड प्लेस गेन किया है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों को एकेडमी ने किस तरीके से सहयोग किया। सर, टीचर्स ने जो हमें 24 आवर्स जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, उसकी वजह से ये रिज़ल्ट है। और उनके जो मेरे डाउट्स थे वो रहे ही नहीं, 1 या 2 दिन में वो क्लियर हो जाते थे। और कुछ नया भी जानना हो, किसी टॉपिक को डीप में जानना हो, उसकी भी उन्होंने कैसे हर तरीके से सपोर्ट किया। कहीं पे भी मुझे कोई डाउट या कोई चीज़ रहती नहीं थी, और एक फ्रेंडली कनेक्शन था हमारे टीचर्स के बीच में, जिससे हम उनसे आराम से कनेक्ट थे, कांटेक्ट हो जाता था। कैसे भी मेरे क्वेश्चन सारे डाउट क्लियर हो जाते थे। और हम इसका अपना क्रेडिट अपने पेरेंट्स को भी देना चाहेंगे, जिन्होंने हर टाइम हर चीज़ में मेरी हेल्प की, किसी भी चीज़ कैसी भी ज़रूरत मेरी पूरी की, और मुझे एकेडमी में भेजा। इसके लिए उन्होंने मुझे ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कराई, इस वजह से उनका भी क्रेडिट और थैंक्स फॉर टीचर्स। हम टीचर्स और एकेडमी के लिए बड़े गौरव की बात है। हम पूरे साल बच्चों के साथ बहुत मेहनत और तन्मयता से काम करते हैं, और जिस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, ये हमारे लिए भी एनेक्सिस बड़ा चिंता का विषय होता है कि हमने पूरे साल बच्चों के साथ जो अथक प्रयास किए, उनके क्या परिणाम आने वाले हैं। और बड़ी खुशी होती है पूरे साल की हमें गुरदक्षिणा या मेहनत मिल जाती है जब हमारे बच्चे बेहतर स्थान प्राप्त करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट पिछले भी सालों से बेहतरीन रिजल्ट के लिए ओरिएंटेड रही है, और उम्मीद करते हैं कि हर साल हम ऐसे बेहतरीन रिजल्ट्स या परिणाम हम अपने जिलों को प्रोवाइड करें। क्योंकि बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट दिया हुआ है, तो खुशी का समय है। तो अपना जो कल्चर है, हम लोग खुशी को सेलिब्रेट करते हैं मिठाई के साथ। तो सबसे पहले हम मिठाई खिलाते हैं जो हमारे है ना छात्र हैं, जिन्होंने बहुत बेहतरीन परिणाम दिए हुए हैं। ये श्रुति शुक्ला जी, जिन्होंने बेटा ज़िले में पहला स्थान प्राप्त किया है, 97.2%, जो हमारी एकेडमी की बहुत ही मेधावी छात्र हैं। बड़ी खुशी होगी मुझे इस बिटिया को स्वीट्स खिलाते हुए। बेटा, और हमारे दूसरे छात्र जिन्होंने ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है एकेडमी के, अर्पित वाजपेयी, जिन्होंने 96.8% प्राप्त किए हैं, है ना, इनको भी स्वीट्स खिलाते हुए। संजना शर्मा, इन्होंने भी अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है, 93.5% इनके मार्क्स हैं। बिटिया अंशिका त्रिपाठी, ये भी फिटनेस एकेडमी की एक स्टूडेंट हैं, जिन्होंने भी बढ़िया परसेंटेज प्राप्त किया हुआ है ना, स्वीट्स खिलाते हुए बेटा। और आशा करते हुए कि ये बच्चे एकेडमी का नाम इसी तरह रोशन करते रहें और अपने जीवन में नित नए सफलता के सोपान तय करते रहें। कार्यक्रम को बढ़ाते हुए, बच्चों के हौसलों को बढ़ाते हुए हौसला अफजाई करने के लिए और ये हमारी यादों में संचित रहे, इनके लिए एकेडमी ने कुछ ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन, परितोष वितरण की व्यवस्था की है। सबसे पहले श्रुति शुक्ला, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है ना, बिग क्लैप फॉर। बहुत खुशी होती है बेटा, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है।
जीवन में ऐसी ही ट्रॉफियां और ऐसे ही बेटा मेडल्स आपको प्राप्त करने हैं ज़िंदगी में। अब हम मिलते हैं अर्पित वाजपेयी जी से, जिन्होंने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया हुआ है। कैसा लग रहा है बेटा इस ट्रॉफी को पाकर आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, ये ट्रॉफी पाकर, तो चाहेंगे ऐसी ट्रॉफी और मिले आगे। मैं भी उम्मीद करता हूं कि जीवन में आप जब भी है ना कभी किसी परीक्षा में बैठे तो इसी तरह सफलता प्राप्त करें और हमारे इस कोचिंग और इस जिले का नाम इसी तरीके से गौरव कर लाते रहें। अब संजना शर्मा जी, जिन्होंने अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है, कैसा लग रहा है बेटा आपको ऐसी सफलता पाते हुए? सर बहुत अच्छा लग रहा है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने पेरेंट्स को और अपने एकेडमी के टीचर को, जिन्होंने 100% अपना हार्डवर्क दिया हमें इस पोजीशन तक लाने के लिए। हमें बड़ी खुशी होती है, बच्चियां, हमारी देश की ये बच्चियां जिस प्रकार आगे सफलता पा रही हैं, इससे हमें लगता है कि हमारी सरकार के जो कदम हैं, बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ, ये अभियान भी बहुत सतत रूप से बढ़ता जा रहा है और जिसका परिणाम आप देख पा रहे हैं। अंशिका त्रिपाठी, इन्होंने भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त किया हुआ है। देखिए, ये हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो बच्चे अब अगले साल 2021 में पेपर देने जा रहे हैं, चाहे वो बोर्ड या एकेडमिक एग्ज़ाम हो या किसी विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हों, हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से किसी बच्चे को एक बेहतरीन परसेंटेज पाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। ये शायद इसके बारे में हम पूछते हैं श्रुति से। सर सिर्फ बेहतरीन परसेंटेज पाने के लिए ही नहीं, अपनी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। टू द पॉइंट आंसर्स हमें लिखने चाहिए। जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनसे हेल्प लेनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की है, किस तरह से टीचर्स की गाइडलाइंस को फॉलो किया है, और टीचर जो भी बात कहता है क्लास में उसकी हर एक बात को बिल्कुल ध्यान से अपने माइंड में इस तरह से बिठाना चाहिए कि कभी भी हम एग्ज़ाम दें तो वो बात हमें याद रहे। तो इस तरह से मैंने तैयारी की। श्रुति ने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। पहला तो ये जो बताया कि हमें टू द पॉइंट लिखना चाहिए। होता क्या है, एग्ज़ाम में कई बार बच्चे अनर्गल चीज़ों को लिखने में बहुत सारा समय व्यर्थ गंवा देते हैं, जो कि गलत बात है, जिसकी वजह से उनको समय की कमी महसूस होती है। और दूसरी बात, जो टीचर हमें बताते हैं उनकी बातों को बहुत विशेष तरीके से ध्यान दें, क्योंकि कई बार क्या होता है, टीचर द्वारा बताई गई चीज़ें स्किप हो जाती हैं और एग्ज़ाम में हमें आंसर को पूर्णतः लिखने में लैकनेस फील होती है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर श्रुति ने प्रकाश डाला। अब हम बात करते हैं अर्पित वाजपेयी जी से, जो हमें बता पाएंगे कि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई किस तरीके से, किन बिंदुओं पर ध्यान देके करनी चाहिए ताकि वो भी एक बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकें। अर्पित जी। यस सर, सबसे पहले तो हमें टीचर्स की जो गाइडलाइंस हैं उन्हें आंख बंद करके फॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि जो सीनियर्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, वो जानते हैं कि आगे कैसे क्या है। तो उनके अगर गाइडलाइंस को फॉलो करते रहेंगे तो हमेशा एक अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। और जैसा कि स्कूल टेस्ट में हरदम उन्हें अब देना चाहिए, जिससे हमें अपना परफॉर्मेंस पता चलता है किस लेवल पे अभी मेरी तैयारी है, तो हमें कितना आगे इनहेंस करना है, उसे किस चीज़ पे वर्क करना है। ये प्री बोर्ड और इन्हें हमें लीव नहीं करना चाहिए। और रेगुलर पढ़ाई, ये भी बहुत बीच में जैसे हम लोग टाइम लीव कर देते हैं, थोड़ा स्किप कर दिया किसी चीज़ में, तो एक रेगुलर वे में पढ़ाई करनी चाहिए कि इतना मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी इन्जॉयमेंट, इंटरटेनमेंट भी अलग चीज़ है, और सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट ना ही हो तो उतना ही अच्छा है। और वही टीचर्स, सीनियर्स जितने भी हमें मिले उनकी गाइडलाइंस चाहिए, और जो मेन सब्जेक्ट्स के अलावा सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी फोकस करना चाहिए। केवल मेन सब्जेक्ट्स, कई बार होता है कि मेन सब्जेक्ट्स में अच्छा होता है स्कोर, मगर परसेंटेज, जो फाइनल परसेंटेज होता है वो बन नहीं पाता है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। और यही थ्योरी सब्जेक्ट्स में राइटिंग भी एक बड़ा पॉइंट होता है इस मार्किंग में, जो स्टेप मार्किंग में अक्सर नंबर कट जाते हैं राइटिंग की वजह से। तो राइटिंग पे भी फोकस करके बोल्ड में वर्क करना चाहिए, जिससे हम अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अर्पित जी ने भी प्रकाश डाला है। अर्पित जी का कहना है कि हमें अपने सीनियर्स और टीचर्स की बातों को पूर्णतः फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो बड़े अनुभवी होते हैं और उनके लिए पहला मौका नहीं होता है जबकि वो इस प्रकार की गाइडलाइन दे रहे होते हैं। दूसरी बात, जो कॉलेज और कोचिंग्स और इंस्टीट्यूशन टेस्ट कंडक्ट कराता है,
जो कि यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ क्वार्टरली, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, उनको बच्चों को स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही तैयारी के लिए बड़े ही माइलस्टोन प्रूफ होते हैं और हमें किसी भी एग्ज़ाम को है ना बहुत दृढ़ता और पूरी तैयारी के साथ देखना चाहिए। चलिए बात करते हैं संजना से। संजना बेटा, आपको अपने स्कूल में पहला स्थान आपने प्राप्त किया, कैसा आपको महसूस हो रहा है और क्या कहना पसंद करेंगी अपनी तैयारी के बारे में, और आने वाले बच्चे जो अपने आगामी एग्ज़ाम या परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे उनको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए? पेपर को देने के लिए आपको अपने नोट्स, टीचर्स ने जो आपको नोट्स दिए हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए और जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें पेपर में हाईलाइट करके लिखना चाहिए। कॉपी को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रखना चाहिए और जो भी आप पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 2-3 घंटे पढ़ें, लेकिन अगर आप जितने टाइम 15-20 मिनट जितना भी पढ़ रहे हैं, मन लगा के और बिल्कुल सिंसियरिटी से पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि आप आधे घंटे पढ़ें फिर कुछ कर लिया फिर पढ़ा। जितनी देर भी पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़ो और जो भी मेन पॉइंट हैं उनको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो कि अब कभी बाद में पढ़ो तो आपको पूरा ना पढ़ना पड़े। जो मेन चीज़ें हैं आपने पढ़ ली, आपको चीज़ रिवाइज हो जाएगी। बिल्कुल संजना जी का कहना है कि जो आप तैयारी करें, जो आपको नोट्स बनाए गए हैं उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुत ही ध्यानपूर्वक दृढ़ता से ध्यान दें, उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और इस बात से बिल्कुल महत्व नहीं पड़ता कि आप कितना समय पढ़ते हैं, कितना फ्रूटफुल, कितना फलदायी पढ़ते हैं, कितनी पढ़ाई आप बिल्कुल बेहतर तरीके से करते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान उसी से होता है। नंबर ऑफ आवर्स नहीं काउंट होते हैं, नंबर ऑफ फ्रूटफुल आवर्स आपकी सफलता में काउंट होते हैं। अब बात करते हैं बेटा, आपकी सफलता के पीछे आपने किस तरीके की स्ट्रेटजी अप्लाई की जिससे कि आप इस प्रकार की अच्छी सफलता पाई हैं? सबसे पहले तो मेरी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे पेरेंट्स का रहा है। उसके बाद हमारे एकेडमी के टीचर्स जो रहे हैं उन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया है। हमें जब भी कोई ज़रूरत पड़ी है उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। और सबसे बड़ी बात कि हमें जब भी किसी भी एग्ज़ाम को स्किप नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें एग्ज़ाम्स देना चाहिए, चाहे वो हमारे स्कूल के एग्ज़ाम्स हो या कोचिंग के, एकेडमी के, जिसके भी हमें एग्ज़ाम्स हैं उन्हें हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। और हमें जितनी भी देर पढ़ना चाहिए पूरी लगन के साथ पढ़ना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि पूरा दिन पढ़ना ज़रूरी नहीं है, हमें जितनी भी देर पढ़ना है उसे इतना अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि हमें बार बार उसे ना पढ़ना पड़े। और ऐसे पढ़ना चाहिए कि जैसे कि बताया कि किसी भी चीज़ को पढ़ने पर उन्हें हाईलाइट कर लेना चाहिए, जैसे हम बाद में पढ़ें तो उन्हें याद रहे कि हमें क्या पढ़ना है। देखिए, सभी बच्चों से एक ही बात निकल के आ रही है जो कि मैं भी अपनी क्लासेस में और बताया करता हूं कि अपने महत्वपूर्ण बिंदु, जो आपके सिलेबस और पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको ज़रूर नोटिस में ध्यान रखें और उन्हें बार बार रिवाइज करते रहें ताकि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपकी गहरी पैठ हो। और जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें मोस्टली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए बेटा, हम बात करते हैं कि इन लोगों की भविष्य की क्या है ना प्लानिंग है। बेटा, आप अपने भविष्य में क्या लक्ष्य निर्धारित करना चाहेंगे या क्या निर्धारित किया है भविष्य में? सर, मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, जिसके लिए मतलब मुझे IAS बनना है, तो मैं एकेडमी को ही प्रेफर करूँगी, यहीं पे आगे पढ़ूँगी और अपना पूरा टाइम फोकस करूँगी कि मैं कभी जो भी पढ़ रही हूँ वो फ्रूटफुल होना चाहिए, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं या फिर किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए पढ़ना है। और अगर मुझे खुद कुछ बनना है तो उसके लिए मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और इसी पीछे कोई मेहनत नहीं कर सकता, तो मुझे IAS ही बनना है। हमारी बेटी का लक्ष्य इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS की सर्विस है, प्रिपरेशन है, जो कि एक इंडिया की महत्वपूर्ण परीक्षा है। बच्चे, जो इनका कहना है कि सभी बच्चों को एक अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य के लिए उन्हें सतत प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम किसी लक्ष्य को निर्धारित करके उस पर सतत प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसे प्राप्त करते हैं। अर्पित वाजपेयी जी से हम पूछना पसंद करेंगे कि बेटा, आपका अब क्या लक्ष्य है? आपने तो 12th पास कर लिया है, आगे के जीवन में आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है? सर, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं और चाहेंगे कि थोड़ा हार्डवर्क ऐसे करते हैं और गाइडलाइंस जो ज़रूरी हैं वही टीचर्स से मिलती रहेंगी, टीचर्स के कांटेक्ट में हमेशा रहेंगे और उन्हीं के अंडर अपनी जो ये पढ़ाई है इसे करेंगे और उनकी हेल्प से अच्छी, हमें पूरा विश्वास है कि हमें ये गोल जरूर मिलेगा जैसे कि ये मिला है। तो टीचर्स के सपोर्ट वही बहुत ज़रूरी है और उसको हम फॉलो करते रहेंगे, उनकी गाइडलाइंस को। अर्पित जी ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि इन्हें इंजीनियरिंग करनी है,
इन्होंने 12th कर लिया हुआ है। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT में ये एडमिशन दाखिला चाहते हैं और एक बेहतरीन इंजीनियर बनकर देश के विकास में योगदान करना चाहते हैं। बड़ी खुशी हुई जैसा कि आपने बताया बेटा कि आपको IAS की प्रिपरेशन करनी है। मैं पूछना चाहूँगा कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको IAS की प्रिपरेशन करनी है? सर, प्रेरणा तो मुझे बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों को देख कर मिलती है। आजकल इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है, चाहे वो हम खुद की बात करते हैं। अगर हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम पेपर में किसी से भी नहीं पूछेंगे, कोई भी चीटिंग नहीं करेंगे, लेकिन पेपर में जाके हम किसी से भी कोई भी आंसर पूछते हैं, वो भी एक भ्रष्ट आचरण है हमारा। तो इसको जब तक हम जड़ से दूर नहीं करेंगे तब तक कहने से कुछ नहीं होता है सर, करने की बात होती है। और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं उस पोजीशन पे गई तो मैं भ्रष्टाचार तो बिल्कुल नहीं करूँगी, ऐसा मैंने ठाना है। और इससे इस पोजीशन पे जाके हम दूसरे लोगों की मदद भी कर सकते हैं जो प्रॉब्लम में है। और इससे मतलब एक पोजीशन, आपको जब बड़ी पोजीशन मिलती है तो आपकी फैमिली, आपके समाज का नाम भी रोशन होता है। तो मेरा मेन मोटिव जो है वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना और एक आइडल बनना, कि ताकि लोग मुझसे सीखें कि मैंने अगर कुछ अच्छा किया है तो वो भी अच्छा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर राह गलत ही ली जाए तभी हम बहुत बड़े आदमी बनेंगे, कुछ अच्छा करके भी हम अच्छे आदमी और बड़े आदमी बन सकते हैं। तो यही मेरा सपना है और यही मेरी इंस्पिरेशन है। बहुत अच्छा बोला, बहुत कहा बेटा कि जो समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ना है, रूट आउट करना है। ये बच्चे जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, अगर ये इन इरादों के साथ इस देश की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में भाग लेंगे तो हमारे देश का बेहतर भविष्य हो सकता है। हमारी एकेडमी फेनिक्स एकेडमी जो कि इस तरीके की प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरीके की प्रिपरेशन कराती है, हमें बड़ी खुशी होती है कि अगर एकेडमी के स्टूडेंट्स इस तरीके की प्रिपरेशन करके है ना देश का नाम रोशन कर सकें और इस नाम के रोशन होने के साथ साथ एक समाज में प्रतिष्ठित पद और नाम पा सकें और समाज की बुराइयों को कम किया जा सके, तो ये बहुत बेहतरीन कदम होगा। मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपने भविष्य के लिए क्या प्लानिंग कर रखी है? मैंने नीट सोचा है, एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं कि हम पब्लिक को अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। बहुत डॉक्टर्स होते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए बन जाते हैं लेकिन मदद नहीं करते हैं, सिर्फ उन्हें अपना पैसा देखना होता है। तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास कम पैसा होता है और जो गरीब हैं उनकी मदद करना चाहते हैं। वैसे तो डॉक्टर में हम सबकी ही हेल्प करते हैं, बट मुझे मेन हेल्प उन्हीं की करनी है जो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से क्राइसिस में फंसे हैं और नहीं पहुंच पाते हैं। चलो, ये बच्ची बायो स्टूडेंट है और इसका बहुत बेहतरीन लक्ष्य है डॉक्टर बनना। इस कोविड-19 की महामारी ने हमें डॉक्टर की एक नई परिभाषा दी। हमारे मंदिर, मस्जिद, इबादत घर, मस्जिद बंद रहे क्योंकि वहाँ के भगवान हमारे इन हॉस्पिटल्स में भगवान का रूप हैं जिन्होंने इस महामारी में बहुत सारे लोगों की जानों को बचाया है और आज भी वो प्रयत्नरत हैं। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर ये एक बेहतर डॉक्टर बनकर हमारे देश में है ना एक प्रगति में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो। अर्पित ने जैसा बताया कि वह इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि अर्पित जी, आप इंजीनियर ही क्यों बनना चाहते हैं जबकि आपके पास करियर के बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आपने इंजीनियर बनना ही क्यों पसंद किया? जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल पूरे वर्ल्ड में मॉडर्न चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। हमारी कंट्री भी डेवलपिंग कंट्री है, कितनी सारी कंट्री डेवलप हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंजीनियर्स अच्छे टैलेंट की कमी है जो कि फ़ॉरेन चले जाते हैं, शायद सपोर्ट की वजह से नहीं, गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से नहीं, या वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। तो हम चाहते हैं कि हम भी एक अच्छे इंजीनियर बने, कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप कर सकें जो उन जैसे रूरल एरिया से जहाँ पे अच्छे लोग हैं, अच्छे माइंड सेट के लोग हैं, बट उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, वो जो शहरों में मिल रही हैं, उनको वो टेक्नोलॉजी नहीं मिल पा रही है जिस हिसाब से वो अच्छा पढ़ सकें। तो हम वो चीज़ें डेवलप करना चाहेंगे अपनी कंट्री में, और जो फॉरेन की चीज़ें हैं जिन पे हम इंडिया वाले वर्क कर सकते हैं और करते भी हैं, मगर वो फॉरेन भेज दी जाती हैं या किसी भी कारणवश, तो हम उन चीज़ों को दूर करना चाहेंगे और इंडिया के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें डेवलप करना चाहेंगे जो इंडिया में खुद की रहें, ताकि इंडिया किसी से नहीं, इंडिया से लोग खरीदें और इंडिया मेरा और मेरे देश का, घर वालों का भी नाम होगा। इसी प्रकार हम देश की और अपने देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा अर्पित ने। हमारा देश भारत हमेशा ज्ञान और में पूरे संसार में प्रथम स्थान पे रहा है और यहाँ पर योग्यताओं की कमी नहीं है। हमारे देश में बेहतरीन प्रतिभाशाली योग्यताएं हैं, लेकिन वो माइग्रेट हो जाती हैं अपने करियर को लेकर विदेशों में जाकर, इधर उधर कई देशों में। कोई भी ऐसा डेवलप्ड कंट्री नहीं है जहाँ पर इंडिया या यहाँ
इंडिया के लोगों का उसमें हाथ ना हो। लेकिन अब जो नया यूथ है वो ये सोच रहा है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और ये जो टैलेंट जो विदेशों में चला जाता है वो अगर अपने देश में ही रुके तो हम डेवलपिंग कंट्री क्विकली या कुछ ही जल्दी हम लोग डेवलप्ड हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिभा या टैलेंट की कमी नहीं है, बट सरकार की योजनाओं या उनमें कुछ उनको उस तरीके का कोई स्थान ना मिल पाने की वजह से ये माइग्रेट कर जाती हैं।